अस्सलाम वालेकुम बेटा। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी। ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमने पहला चैप्टर उठाया था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका जो पहला चैप्टर आता था वो पहले आता था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लेकिन नई एनसीईआरटी में उसको डिलीट किया गया और एनएमसी का जो सिलेबस है और सीबीएसई का सिलेबस या जेके बोर्ड का सिलेबस, उसमें उस चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है। तो आज हमारा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर हमने दिए हैं। कितने दिए? 2 लेक्चर दिए। ठीक है, आज हम 3rd लेक्चर की बात करेंगे। देखिए, हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था जहाँ पर हमने वो पढ़ा था जो आयर है तो वो मॉइस्ट हो जाती है, उसमें वो क्यूटिकल्स हो जाते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को उससे फ्री करती है। ठीक है, आज जो हमें पढ़ना है वो लंग से पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? लंग से। देखिए, जो लंग्स का एरिया होता है ना, एरिया सरफेस एरिया, अगर हम लंग्स की बात की करें ना, वो होता है 80 to 100 मीटर स्क्वायर। 80 to 100 मीटर स्क्वायर। ये एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है। जूलॉजी में पर ईयर 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी के बाहर होते हैं, क्योंकि जूलॉजी जो होता है वो मेन सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? जब आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद जूलॉजी ऐसा चैप्टर होता है जो आपका मेन चैप्टर जाता है आगे साथ। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब जो हम यहाँ पर बात करने वाले वो हम बात करने वाले हैं थोरेसिक चैम्बर की। किसकी करनी है बेटा? थोरेसिक चैम्बर की। देखो, थोरेसिक चैम्बर में ना लंग्स होता है। ये जो चैम्बर होता है ये एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर होता है। ये वाला जो आपको यहाँ से हमारा जो चैम्बर दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं थोरेसिक चैम्बर। क्या कहते हैं बेटा? इसको आप थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, थोरेसिक चैम्बर की अगर आप बात करेंगे, अगर हम डॉर्सली देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा? डॉर्सली। डॉर्सली जो है, इसके जो डॉर्सली जो थोरेसिक चैम्बर को सपोर्ट करता है, दैट इज वर्टिबल कॉलम। दैट इज वर्टिबल कॉलम। डॉर्सली मतलब ये पीछे वाला साइड, यहाँ से ये जो एरिया है ना, इस एरिया को, इसको हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। डॉर्सली कौन सपोर्ट करता है थोरेसिक चैम्बर को? दैट इज वर्टिबल कॉलम। ठीक है, अगर हम वेंट्रिकली बात करेंगे, वेंट्रिकली जो इसको सपोर्ट यहां पर करता है उसको हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं बेटा? उसको स्टर्नम। यहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टर्नम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, डॉर्सली जो एरिया होता है ना वो ये होता है, ये वाला एरिया, ये डॉर्सल एरिया होता है। डॉर्सल एरिया में इसको होता है वर्टिबल कॉलम। पीछे की तरफ से क्या होता है? इसको वर्टिबल कॉलम। और वेंट्रिकली हम देखेंगे ना, इधर आगे की तरफ, आगे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर स्टर्नम होता है। क्या होता है बेटा? ये दो चेस्ट के बीच में एक हड्डी होती है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। क्या करते हैं? स्टर्नम करते हैं। जो ये थोरेसिक चैम्बर होते हैं, इस चैम्बर के अंदर हमारी लंग्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? इस चैम्बर के अंदर हमारी लंग्स जो प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसी तरह हम अगर हम लिटरली बात करेंगे, लिटरली जो इसको प्रोटेक्ट जो करता है दैट इज रिब्स। दैट इज रिब्स। लिटरली मतलब साइड से, साइड से अगर हम देखेंगे ना तो हम हमारी लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? दैट इज रिब्स। दैट इज रिब्स। डॉर्सली कौन करता है? वर्टिबल कॉलम। वेंट्रली कौन करता है? स्टर्नम। और लेटरली कौन करता है? दैट इज रिब्स। ये क्या करते हैं? हमारी जो लंग्स जो है हमारी, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोअर साइड को देखेंगे, क्या देखेंगे? ये लोअर साइड, एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा ऊपर, ये वाला, ये जो आपको डोम शेप्ड यहाँ पर लग रहा है ना, डोम शेप्ड, ये वाला एरिया, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। क्या कहते हैं बेटा? डायफ्राम। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखिए क्विकली रिवाइज इसको करते हैं। डॉर्सली जो एरिया होता है, जो डॉर्सली हमारे कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिबल कॉलम। वेंट्रली क्या होता है? स्टर्नम होता है। लेटरली क्या होता है? रिब्स होता है। और डाउनवर्ड क्या होता है? डोम शेप्ड डायग्राम। डोम शेप्ड डायग्राम। इसका काम क्या होता है? ये क्यों होता है? मतलब थोरेसिक चैम्बर में लंग्स को क्यों रखा गया है? इसको इधर से भी टाइट किया गया है, आगे से भी टाइट किया गया है, नीचे से भी टाइट किया है, साइड से भी टाइट किया है। क्यों गया है? क्यों रखा गया है इसको टाइट? क्यों? ताकि इसमें एक प्रेशर क्रिएट हो पाए। क्या हो? प्रेशर ग्रेडियंट इस पे क्रिएट हो पाए, जिसकी वजह से हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। प्रेशर रखना बहुत जरूरी है। क्या? प्रेशर रखना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर खुदा ना खास्ता ये सिस्टम बिगड़ जाए, हमारी जो थोरेसिक चैम्बर है वो ढीला पड़ जाए, क्या मतलब डायफ्राम थोड़ा नीचे की तरफ आए, वर्टिबल कॉलम खुदा ना खास्ता थोड़ा बाहर की तरफ आए, स्टर्नम थोड़ा बाहर की तरफ आए, तो इससे हमारा प्रेशर बिगड़ेगा। जैसे ही प्रेशर बिगड़ेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हमें तकलीफ होगी। क्या होगी? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हमें तकलीफ हो सकती है। ठीक है बेटा, ये लाइनें जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी की है। जहां पर मैंने क्यों मार्क किया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन की, जहां पर मैंने क्यों मार्क किया गया। ठीक है, इसके बाद जो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर डिफ्यूजन की रेट बढ़ेगी, अगर डिफ्यूजन की रेट बढ़ रही है तो थिकनेस जो है वो इंक्रीज होगी। क्या होगी? थिकनेस जो है इंक्रीज होगी। इसी का वाइस वर्सा हम करते, अगर थिकनेस जो है इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? डिक्रीज होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है,
रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम देखेंगे वो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर की। अगर पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सॉल्युबिलिटी के भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा हो रहा है तो पार्शियल प्रेशर भी ज्यादा होगा और सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। अगर रेट ऑफ प्रेशर जो है वो कम है तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, वो भी कम होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, वो भी कम होगी। तो क्विकली इसको हम रिवाइज करते हैं। देखिए सबसे मैंने आपको बताया सरफेस एरिया ऑफ लंग्स क्या होता है 80 टू 100 मीटर स्क्वायर, 80 टू 100 मीटर स्क्वायर, इस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद जो मैंने आपको बोला था, उसके बाद मैंने आपको बोला था थोरेसिक चैम्बर। डॉर्सली अगर हम देखेंगे ना, डॉर्सली इसको कवर कौन करता है, वर्टिबल कॉलम। वेंट्रली अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना दो चेस्ट के बीच में, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। क्या कहते हैं, स्टर्नम। लेटरली कौन इसको प्रोटेक्ट करता है, रिब्स। और नीचे की साइड से जो इनको इसको प्रोटेक्ट, उसको क्या कहते हैं हम, डायग्राम। इसको नोट कीजिए। हाँ राइट डाउन आपने किया, ठीक है। सुनिए आप, अब आप एनसीईआरटी बुक आपके सामने होगी, आप एनसीईआरटी बुक का ओल्ड एनसीईआरटी का 270 पेज नंबर निकालिए, वो आप उसको आप अपने पास रखिए 270 पेज को, ठीक है। देखिए ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज मैंने सारा पढ़ा है, अब थोड़ा इसको मैं समराइज यहाँ पर कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का पेज नंबर 270 आप निकालिए, वहां पर ये लाइनें 4 दी गई है, ठीक है। देखिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। देखिए ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है वेंटिलेशन, क्या आ रहा है बेटा, वेंटिलेशन। अब बहुत सारे बच्चे इस पर परेशान हो जाएंगे, ब्रीथिंग अगर हम पढ़ रहे तो वेंटिलेशन क्यों होंगे। देखो आपने देखा होगा जब विंटर्स होती है ना कश्मीर में, तो क्या क्या काम होता है, किसी के घर में कोई बुखारी होती है, मतलब कुछ हीटिंग अरेंजमेंट्स होता है, तो हमारे जो बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं, खिड़कियाँ दरवाजे को थोड़ा खोलो। क्यों खोलो, ताकि जो अंदर की हवा है वो बाहर जा पाए और बाहर की हवा जो है वो अंदर आ पाए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेंटिलेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, वेंटिलेशन। क्या, अंदर की हवा को बाहर जाने दो, बाहर की हवा को अंदर आने दो, इसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। ब्रीथिंग को भी वही है ना, ब्रीथिंग भी वही है, हम बाहर की हवा जो है वो इनटेक कर रहे हैं और अंदर की हवा जो है बाहर छोड़ रहे, तो ये भी तो वेंटिलेशन ही हुआ ना, ये भी तो वेंटिलेशन ही हुआ ना। तो किसी कहीं पर आपको ब्रीथिंग लिखा होगा या वेंटिलेशन लिखा होगा, बात एक ही है, बात एक ही है। दोनों जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों जगह पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट उसमें लिखा है, ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय व्हिच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्राउन इन एंड CO2 रिच इज रिलीज्ड आउट। मतलब क्या है इसका सिंपल ये मतलब है, जब हम रेस्पिरेशन करते, पल्मोनरी वेंटिलेशन करते, ऑक्सीजन को हम इन करते और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं, ये पहला स्टेप इसमें होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती है। कौन सी दो गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ये दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। गैसेस का ट्रांसपोर्ट होना बाय द ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसफर होना, ब्लड के थ्रू गैसेस का ट्रांसफर होना, मतलब कीमियो जो रेस्पिरेशन है ना वो है फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस का मतलब हुआ कुछ स्टेप इसमें फिजिकली होते हैं और कुछ स्टेप इसमें जो है वो केमिकल होते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा, फिजियोकेमिकल प्रोसेस। जो ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये केमिकल रेस्पिरेशन है। क्या है, केमिकल रेस्पिरेशन। जो चौथा पार्ट है इसमें, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। उसके बाद क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है कहां पर, ब्लड और टिश्यू के बीच में। किधर होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। उसके बाद क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है। कौन न्यूट्रलाइजेशन करता है, सेल्स करता है न्यूट्रलाइजेशन। फॉर विच पर्पस, फॉर द कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन। ये जो ये जो है ना, मतलब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द सेल फॉर द कैटाबॉलिक रिएक्शन, ये रिलीज आउट करता है, फिर CO2 ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, CO2 को। ये चैप्टर नंबर 14 में आपको पढ़ना है। किसके का पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14 में। वहां पर ये रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 पर। देखो मकसद क्या है इसको बताने का, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। हाँ क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, इसके सीक्वेंस पर क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपको ऐसी 4 सेंटेंस दिए गए हो लेकिन वो जमलट नहीं, वो सीक्वेंस में नहीं हो, चौथा वाला पहले पर दिया हो, दूसरा वाला 5वें पर दिया हो, ऐसे ऐसे कुछ जमल टाइप दिया गया होगा। आपको क्या नीचे लिखा गया, इसको इसकी सीक्वेंस बताइए, इसको अरेंज कीजिए। इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर बताया, क्योंकि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी इस पर ज्यादा है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए।
हाँ बेटा, तो यहाँ तक हमने पढ़ा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम उस पर हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितना हम आज तक पढ़ा उसकी थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप रेडी है? वीडियो पॉज करके आपको आंसर बताना है, कमेंट में आपको आंसर बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, द नेटवर्क ऑफ द एयर ट्यूब्स इन इंसेक्ट फॉर द गैसेस एक्सचेंज इज कॉल्ड एज। नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब जो इंसेक्ट्स में होता है, जो गैसेस एक्सचेंज होता है, उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपका ट्राइकल ट्यूब्स, स्टोमेटा सिकिल या स्पाइरल्स। इन चार में से कौन सा आंसर है? जल्दी वीडियो पॉज करके आप आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, ठीक है। आपने बता दिया होगा। देखिए ये पहली पेज जब ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज पढ़ते हैं ना, उसका दूसरा पैराग्राफ उस पर लिखा गया है नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब जो इंसेक्ट्स में होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं ट्राइकियल ट्यूब्स। क्या कहते हैं उसको? ट्राइकियल ट्यूब्स। क्या होता है उनके पास? जो उनके पास नेटवर्क होता है ना, उसको हम कहते हैं ट्राइकियल ट्यूब्स। क्या होता है? ट्राइकियल ट्यूब्स। दूसरा क्वेश्चन, among vertebrates fishes use dash, whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through dash। यहाँ पर दो डैश है। वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। आपने किया होगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, among vertebrates fishes use dash। सबसे पहले क्या वर्ड है यहाँ पर? फिशेस। देखो सबसे पहले यही पता होना चाहिए, यहाँ पर फिशेस दिया है, इसका मतलब फिशेस जो है वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं। देखो पहले बोर्ड में गिल्स, देखो यहाँ गिल्स नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं है, एक कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी गिल्स है, यहाँ पर भी गिल्स है, यहाँ पर भी गिल्स है, तो तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। क्या हो गया? एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा गिल्स। Whereas amphibians, reptiles, birds, mammals respire through that। जो एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स, बर्ड्स आपको नहीं पता होगा, लेकिन सबको ये तो पता होगा कि मैमल्स किसे रेस्पायर करते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैमल जो रेस्पायर करते हैं वो लंग से करते हैं। क्या करते हैं? लंग से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को आएगा सी पार्ट। क्या आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड को? सी पार्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। अब हम क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड, द हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द कैटाबॉलिक रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड। हार्मफुल गैस बतानी है जो रिलीज होती है ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट, ओजोन। शाबाश, आंसर बताइए इसका। देखिए आपने तो बताया होगा। देखो हार्मफुल गैस पहले ही बताया गया है, हार्मफुल गैस, ठीक है। देखो ऑक्सीजन तो हार्मफुल हो ही नहीं सकते, आज ही हमने पढ़ा। ऑक्सीजन को हम न्यूट्रलाइज करते हैं, क्या करते हैं? बाहर किसको छोड़ते हैं? हार्मफुल गैस कौन है हमारे लिए? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो गैसेस जो होती है, जो जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, तो इनका वास्ता दूर दूर तक है ही नहीं हमारे साथ, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या आएगा? बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबियंस दैट इज फ्रॉग रेस्पायर। जो एम्फीबियंस है, स्पेशली यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है फ्रॉग का, वो किससे रेस्पायर करते हैं? थ्रू मॉइस्ट स्किन, लंग्स, बोथ ए एंड बी, ट्राइकिया। बताइए जल्दी, वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए आप। चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एम्फीबियंस की बात की है। देखिए जो एम्फीबियंस होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग की, यहाँ पर फ्रॉग के बारे में हम करते, देखो थ्रू मॉइस्ट स्किन भी वो रेस्पायर करता है, थ्रू लंग्स भी वो रेस्पायर करता है, ठीक है। जब वो पानी में होता है वो थ्रू मॉइस्ट स्किन रेस्पायर करता है, जब वो जमीन पर होता है वो थ्रू लंग्स रेस्पायर करता है। तो ऑप्शन क्या हमारा जाएगा? सी पार्ट, बोथ ए एंड बी। ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following organism use vascularized bags for exchange of gases। यहाँ पर vascularized bags दिया गया है for the exchange of gases। ऑप्शन दिया गया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ द अबव। अभी आज ही पढ़ा हमने वेस्कुलाइज्ड बैग्स, आज ही पढ़ा। वेस्कुलाइज्ड बैग्स किन के पास होता है? आपको आंसर देना है, शाबाश। कमेंट में आंसर बताइए आप, शाबाश। आपने आंसर दिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो वेस्कुलाइज्ड बैग जो है ना, वो एक ही के पास होता है जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हो। क्या हो? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। इसी में ह्यूमन बीइंग्स भी आते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो जमीन पर रहते हैं, उनके पास वेस्कुलाइज्ड बैग होता है, दैट इज लंग्स, जिसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है। इसका क्या आएगा? ए पार्ट, ठीक है। लास्ट, सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू देयर। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूट्रिशन, सेकंड है हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड है एक्सक्रीशन, चौथा है रिप्रोडक्शन। इसका आंसर दीजिए आप। सबसे इजी क्वेश्चन है, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पहला ही दूसरे लाइन में है, तीसरे पहले पैरे के तीसरे लाइन में ये लाइन है।
शाबाश, बताइए आपने बता दिया होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वेरी इन डिफरेंट एनिमल्स ड्यू टू दियर। ये तो हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो डिफरेंट एनिमल्स पर वेरी करता है। जैसे जो एक्वाटिक एनिमल्स में उनमें अलग सिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल में अलग होता है, बर्ड्स में अलग होता है, कॉर्डेट्स में अलग होता है, हेमिकॉर्डेट्स में अलग होता है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड करता है, देखो न्यूट्रिशन पर तो पहले ही डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर ये डिपेंड करता है, किस पर करता है, हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। तो 6th तो क्या आएगा, बी पार्ट आएगा बेटा, क्या आएगा 6th को बी पार्ट आएगा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया। मैंने आपको आज 6 क्वेश्चन करवाए और 2 क्वेश्चन मैंने आपको डाले थे, आज सुबह मैंने डाले थे यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी डाले। उनके जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और जो हमारा चौथा लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे स्टार्ट मैकेनिज्म इन ब्रीथिंग। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो जेके बोस के स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपके लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने रह चुके हैं, स्पेशली जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स, आपके पास सिर्फ 6 महीने रह चुके, 4 महीने रह गए एग्ज़ाम के लिए। तो अब आप सीरियसली पढ़ाई कीजिए 11th-12th के बच्चे, क्योंकि पेपर टफ आते हैं। जब मैंने 12th दिया था हमारा फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई अभी से स्टार्ट कीजिए, थोड़ी 2-2 घंटे 3-3 घंटे अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। तो जैसे ही आपका डेट शीट पे निकलेगा फिर उतना बर्डन नहीं आपके ऊपर बनेगा, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।